अब आ रही क्या आवाज? देखो बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आनी चाहिए, देखो। ठीक है, चलिए। आज यहाँ क्लास शुरू होने से, आपके क्लास शुरू होने से पहले ही कैमरे में इशू आ गया और फिर बाद में ओबीएस हैंग कर गया। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप तक क्लासेस जाती हैं, ओबीएस कहते हैं। वो हैंग कर गया और कैमरे के साथ उसका सिंक नहीं बन पा रहा था। 11:40 से ही सारे लोग परेशान थे, हमारे यहाँ भी और पीडब्ल्यू में भी। फाइनली ये 40 मिनट के बाद क्लासेस शुरू हो पाई हैं। अगर आप तक आवाज़ ठीक जा रही है और आप वीडियो भी ठीक से देख पा रहे हैं तो आप ओके लिखिए, जिससे मुझे पता चल सके कि सब कुछ ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, आपका ओके आना शुरू हो गया। चलो तो थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं। इस पेपर के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे और आगे की योजना रणनीति कैसी होगी, इसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। नमस्ते नमस्ते। क्लास का टाइम हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं, उनकी वजह से ये 12 बजे दोपहर वाला टाइम लिया है मैंने। मैं भी चाहूँगा कि क्लास बाद में, एक वीक के बाद या 8 दिन के बाद अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो सुबह या शाम में जो टाइम सबसे ठीक लगेगा उसमें इस क्लास को शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सारे लोग एग्री करें। अच्छा, बात ही हो रही चैट बॉक्स में। चलो, पहला आज जो हमारा एजेंडा है आज की क्लास का, तो सीखना चाहेंगे आज कि हम लोग इस जो नए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, एथिक्स को, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या आएंगी, ये विषय क्या है, इसमें कैसे पढ़ते हैं, बाकी विषयों से कैसे अलग है, क्लास की पूरी हमारी स्कीम या योजना क्या होगी, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और मैं अभी बीच बीच में आपका चैट भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास है तो मैं ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं आप कोई बात, कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो और मैं मिस ना करूँ। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात सीखने की कोशिश करेंगे, रिकैप तो कुछ है नहीं पिछली क्लास का, तो सीधे पहले लेक्चर की योजना पर जाते हैं। और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे नीति शास्त्र क्या है, एथिक्स क्या है। तो हम कहेंगे व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स। सब बताऊंगा भाई, आराम से इत्मीनान रखो। सिलेबस भी बताएंगे, सिलेबस बताने में आपको 1.5 दिन लगेगा। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है ह्यूमन इंटरफेस, तो कहते हैं मानव सहसंबंध। मानव सहसंबंध में पहुंचने में हम लोगों को 5 दिन लग जाएंगे, पहले टॉपिक तक पहुंचने में।
ऐसा क्यों? 5 दिन इसलिए लगेंगे कि देखो, आपने कभी अपनी पढ़ाई में, एकेडमिक्स में एथिक्स नहीं पढ़ा है। आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जानते रहे हैं कि उसमें हम पृथ्वी के बारे में, वायुमंडल के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें आपको पता होती है कि हम ये पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे। इतिहास में भी आपको पता होता है कि हम युद्ध पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, इकॉनमी पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग शासन में कैसी रही है, उसका प्रशासन कैसा रहा है। आपको बाकी विषयों का थोड़ा आइडिया होता है, लेकिन एथिक्स आपने कक्षा 10 में, 11 में, 12 में या फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो कोई पढ़ा नहीं है। इसलिए एथिक्स क्या है, जब तक आपको ये बहुत क्लियर नहीं होगा, आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर नहीं बनेगी, तब तक आप इसका सिलेबस ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और जो टॉपिक भी हम पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब नैतिकता की बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नैतिकता की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए शुरुआती 3 दिन क्लासेस के लगेंगे ये सीखने में कि ये नैतिकता या नीति शास्त्र होता क्या है, और इसकी जो समझ बनाएंगे हम, वो किताबी समझ नहीं बनाएंगे। किताब में लिखी हुई परिभाषा अगर आपको बतानी रटानी हो तो फिर तो क्लास का कोई मतलब ही नहीं। क्लास में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से देखने की कोशिश करेंगे इस विषय ने किया क्या है, तो कुछ नए अप्रोचेस से इसको सीखेंगे जिससे आपको एक क्लैरिटी इस पर बने। 3 दिन में जब आप नैतिकता या नीति शास्त्र क्या है ये सीख जाएंगे, लगभग 3 दिन लगेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिन में हम लोग सीख जाएंगे। तो फिर चौथे दिन हम लोग सीखते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस जो यूपीएससी ने बनाया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। पहला यूनिट, कुल 7 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है, वो 7 यूनिट आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे है। पहले यूनिट में मानव सहसंबंध लिखा, ये होता क्या है मानव सहसंबंध। फिर दूसरी यूनिट में आवृत्ति की बात लिखी है, तीसरी यूनिट में अभिक्षमता की बात लिखी है, चौथी यूनिट भावनात्मक बुद्धिमत्ता की है, 5वीं यूनिट दुनिया के महान विचारकों की है, 6ठी यूनिट शासन में नैतिकता की है, 7वीं यूनिट शासन में शुचिता की है। ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं क्या, इनका एक पूरा ब्लूप्रिंट या आइडिया हम लोग करीब 1.5 दिन में सीखेंगे। तो तकरीबन आपको 5 दिन लग जाएंगे। नीति शास्त्र क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह के सवाल इसमें यूपीएससी पूछता है, इसका सिलेबस कैसा है, इसके सिलेबस के अलग अलग यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। जब इतनी बात पर आपकी समझ बन चुकी होगी, उस पर क्लैरिटी आ चुकी होगी, तब हम पहला टॉपिक ह्यूमन इंटरफेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआती 5 दिन दिमाग खोलने की पढ़ाई है। इस विषय को पढ़ेंगे कैसे, इसका अप्रोच क्या होगा, इसका मायने क्या है, इसका सिलेबस क्या है, खूब इत्मीनान से बिना दिमाग पर दबाव डाले पहले 5 दिन इसको एंजॉय कीजिए। फिर 6ठे दिन से जब हम पहला टॉपिक लेंगे मानव सहसंबंध, फिर आप उसके बाद सिलेबस में जाएंगे और तब एक एक यूनिट की हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है। रोहित, अभी नोट्स बनाना तो बड़ी दूर की बात है अभी फिलहाल, कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो फिलहाल एक नया विषय है और ये विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है रोहित। आप अगर देखेंगे यूपीएससी में तो जीएस फर्स्ट पेपर में 250 नंबर का पेपर है, 80-90 नंबर का इतिहास आता है, 80-90 नंबर की ज्योग्राफी आती है, करीब 60 नंबर का सोसाइटी आता है और 30-40 नंबर का कल्चर, ये मिला के 250 नंबर बनता है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर से हिस्ट्री ले लें, जिसको आप करीबन कोचिंग में 3 महीने में खत्म करते होंगे, मुझे उम्मीद है कि इतना कम से कम टाइम आपको लगता होगा। सेकेंड पेपर में अगर आप पॉलिटी ले लें जो करीब 100 नंबर का आता है, और थर्ड पेपर में आप साइंस टेक ले लें जो करीब 70 नंबर का आता है, तो 3 पार्ट अगर आप जोड़ दें, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस टेक, तब 250 नंबर के बराबर होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका वेटेज मेंस में साइंस टेक, हिस्ट्री और पॉलिटी को मिला के जितना बनेगा 250 नंबर, उतना इसका अकेले वेटेज है। पहले पेपर में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है, कल्चर भी है। सेकेंड पेपर में भी पॉलिटी, गवर्नेंस, बहुत सारे इश्यूज हैं। थर्ड पेपर में एनवायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस टेक है, आईआर है। तो बहुत सारे अलग अलग भाग जो हैं, इनमें से जो 3 बड़े भाग आप जनरली जीएस के नाम पर पढ़ते हैं, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री, इन तीनों को जोड़ देंगे तब 250 नंबर बनता है। तो पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या क्या है, ये पेपर लगभग हम लोग
50-55 दिन में खत्म करते हैं। और जीएस के बाकी पेपर जो 90 नंबर के हैं, इससे 1/3 महत्व के हैं, उनको हम इससे 3 गुना पढ़ते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो 250 नंबर का है, हिस्ट्री से 3 गुने के बराबर, उसको अब हिस्ट्री से लगभग आधे टाइम में पढ़ेंगे। दूसरा, हिस्ट्री में जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम वाला सिलेबस है। मॉडर्न इंडिया कोई यूपीएससी का अलग नहीं है। मॉडर्न इंडिया जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वही प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और यहां भी आप पढ़ेंगे। सेम सिलेबस है। यूपीएससी में एथिक्स का जो सिलेबस है, ये किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है। इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपके पास किताबें भी हैं यूनिवर्सिटी वाली, क्योंकि सिलेबस एक है, उसको आप पढ़ते भी ज्यादा हैं। एथिक्स में चूंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये सिलेबस नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी सिस्टम वाली कोई किताब यहां काम नहीं करेगी। इसको पढ़ेंगे भी आप कम, और इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल ओपिनियन बेस्ड होंगे। इतिहास में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो तथ्यात्मक होते हैं। अगर आपको याद है कोई तथ्य तो आपने उत्तर लिख दिया। इसे पूछा जाएगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। इसका मतलब ये ओपिनियन वाला पेपर है। और ओपिनियन हम जनरली बनाना जानते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, प्राइमरी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की होती है, फिर कहीं से सरकारी कॉलेज से या किसी कॉलेज से गांव कस्बे के, वहां से बीए बीएससी किया होता है। और कैसे किया होता है, 10 सवाल हम इंपॉर्टेंट गेस करते हैं, उसको एग्जाम के लिए रट लेते हैं, 5 सवाल उसमें से पेपर में फंस जाता है और वही 5 हम लिख देते हैं। तो आपने इसके पहले कभी अपने एग्जामिनेशन में बीए 1 में, बीए 2 में, बीए फाइनल ईयर में, बीएससी 1 2 फाइनल ईयर में, या एमए करके आए होंगे तो एमए प्रीवियस और फाइनल ईयर में ओपिनियन बनाने वाली पढ़ाई नहीं की है। आपने सवाल इंपॉर्टेंट गेस किए, उनको 10 में से 5 लिखा और आप बीए में पास हो गए। तो जहां से आप पढ़ के आए हिंदी हार्टलैंड के स्कूलों से, विद्यालयों से, वहां आपने समझदारी वाली, एनालिसिस वाली, रीजनिंग वाली, विश्लेषण वाली, तर्क बनाने वाली, इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है। तो आपकी पढ़ाई कहां काम आती, जो आप बीए करके एमए करके आए? वो इतिहास भूगोल में काम आती है, क्योंकि वहां भी आप रटते रहे और इतिहास भूगोल में भी आप रट लेते हैं यहां। लेकिन जहां आपसे पूछा जाता है आप क्या सोचते हैं, आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, इसको कहते हैं ओपिनियन। तो इस पेपर की चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक, इसका सिलेबस यूनिवर्सिटी सिस्टम से नहीं मिलता, इसलिए इस पर आपके पास इतिहास भूगोल की तरह स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है। नंबर दूसरा, इसको हम कोचिंग में सबसे कम टाइम में पढ़ते हैं। नंबर तीसरा, यह विषय ओपिनियन का विषय है और हमारी जितनी पढ़ाई स्कूलिंग से लेकर अब तक हुई वो ओपिनियन बनाने की नहीं, याददाश्त वाली पढ़ाई है। हमने कुछ याद किया और एग्जाम में वही पूछा गया और हमने उसको लिख दिया। यहां एग्जाम में जो सवाल आएंगे उनको आप पहली बार पेपर में देखेंगे। आप आज तक जो परीक्षा देते रहे हैं उसमें आपने नोट्स किताब में जो देखा होता है वही एग्जाम में पूछा गया होता है, तो आप लिख देते हैं। इस पेपर में क्या होगा, इस पेपर में आप जितना सिलेबस पढ़ेंगे उससे आपकी समझ बनेगी, और जो सवाल मिलेगा वो आपके पढ़ाई से सीधे नहीं आएगा, उस समझ से जो आपने बनाई होगी उससे आप सवाल हल कर पाएंगे। इसलिए इस पेपर की चुनौतियां कई हैं। 2 पेपर हैं यूपीएससी के, जो पेपर सबसे मुश्किल हैं, और जब इन पेपर में आपकी क्षमता बढ़ जाए तब समझ लीजिए कि आपको आईएएस दे देना चाहिए। उससे पहले आपको पीटी भी नहीं देना चाहिए। कौन कौन सा? एक एथिक्स और दूसरा निबंध। जिन लोगों ने निबंध का पेपर देखा होगा, 250 नंबर का निबंध आता है। और क्या पूछते हैं निबंध में? निबंध में वो जो आप जीएस 1 2 3 में पढ़ते हैं वो नहीं पूछते आजकल। वो अर्थव्यवस्था से, विज्ञान तकनीकी से, पर्यावरण से, सीधे सीधे ज्योग्राफी से, इतिहास से निबंध नहीं पूछते। क्या निबंध पूछते हैं? वो निबंध पूछते हैं सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है। अब जरा सोचिए, सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है। एक रटने वाला विद्यार्थी जो केवल रट के कोई बात लिखता हो,
क्या इस यथार्थ सत्य है और सत्य यथार्थ है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, इस पर 12 पेज लिख सकते हैं? और 1-2 लाइन नहीं लिखना है, इस पर 12 पेज लिखना है, 10 से 12 पेज। सोचिएगा कि आप में से कितने लोग हैं इस निबंध को 10 से 12 पेज लिख लेंगे। अगर आपको लगे कि ऐसा मुश्किल एक निबंध बता दिया सर ने, कोई दूसरा बताते तो दूसरा सुन लीजिए। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। यह सब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए निबंध बता रहा हूं आपको। तीसरा निबंध है जगत मिथ्या है, माया है। चौथा निबंध है छप्पर तब डालना चाहिए जब धूप खिली हो। और इसका मायने नहीं लिखना है आपको कि धूप खिली हो तभी छप्पर डाल देना चाहिए, इस पर 10 पेज लिखना है। निबंध आया है हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। दुर्भाग्य से जो हमारी पढ़ाई होती है हमारे कॉलेज में, स्कूल में, उसमें हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है, ये सोचने वाली पढ़ाई ये नहीं करवाई गई होती। हमारे दिमाग के 2 फंक्शन हैं, है तो एक ही लेकिन हम मानते 2 हैं। एक हमारा माइंड चीजों को याद कर सकता है और दूसरा हमारा माइंड बना है एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारी पढ़ाई लिखाई जो हुई होती है उसमें दिमाग के इन दोनों कामों में से विश्लेषण करना और याद करना, विश्लेषण करने वाली पढ़ाई नहीं करवाई जाती। हमारे ज्यादातर टीचर जिन्होंने हमको बीए में पढ़ाया होगा, एमए में पढ़ाया होगा, उन्होंने कभी क्लास में आपसे ये नहीं कहा होगा कि मैं ये सवाल बोल रहा हूं, सोच के बताओ कैसे सोचोगे। ज्यादातर टीचर क्लास में बातचीत नहीं करते, इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती। वो आते हैं, बोलते हैं, लिखवाते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज आओ इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करके देखें कि आप इस पर क्या सोच पाते हैं। आप जाते हैं जैसे किसी एमबीए कॉलेज का एंट्रेंस देते हैं तो वहां ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, बच्चे सब उस पर बोलते हैं, उसी ग्रुप डिस्कशन के आपको अंक दिए जाते हैं और अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में जो अंक मिलते हैं आपको, उस अंक के आधार पर फिर तय होता है कि आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हमारी पढ़ाई लिखाई जो हमारे कॉलेज से हुई, राम मनोहर लोहिया विद्यालय, ललित नारायण विद्यालय, फलाना महाराजा विद्यालय, रामरती देवी महाविद्यालय, इन कॉलेजेस में क्या क्लास में कभी ग्रुप डिस्कशन हुआ है कि टीचर बैठ गया और कहा ग्रुप डिस्कशन करें, आओ एक टॉपिक मैं देता हूं और उस पर आओ सब लोग सोचें कि क्या क्या तर्क बना सकते हैं। तो जो दिमाग की हमारे क्षमता है विश्लेषण करने वाली, उसकी हमारी पढ़ाई लिखाई जो परंपरागत हुई उसकी विकास की कोई योजना उसमें नहीं थी। इसलिए हमने दिमाग के 2 कामों में से एक ही काम लिया, क्या? याद करने वाला। तो हमने दिमाग को क्या बना दिया? हमने दिमाग को जैसे घर में ना एक स्टोर रूम होता है जिसमें हम सामान भर देते हैं, वैसे हमने अपने दिमाग को स्टोर रूम बना दिया और इसमें सूचनाएं भर दी। तो सूचना जब आप भरते हैं तो आप मानते हैं कि जितनी सूचना हमारे अंदर होगी उस पर सवाल पूछा जाएगा तो उसी सूचना से हम उसको लिख देंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी निबंध बताया आपको, सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है, जहाज की जगह बंदरगाह में नहीं लेकिन जहाज बंदरगाह में ही सुरक्षित है, ये निबंध है यूपीएससी का। ये कोई सूचना वाला निबंध तो नहीं है। कैसे करेंगे इसको? और 250 नंबर के निबंध के 2 निबंध आएंगे 125-25 नंबर के, दोनों में 1200-1300 शब्द, करीब 10-12 पेज लिखना होगा। ऐसे निबंध फिर हम नहीं कर पाते। ठीक ऐसे इथिक्स का पेपर है। एथिक्स के पेपर में आपको केस स्टडीज दी जाएंगी। 20-20 नंबर के 6 सवाल आते हैं जिनको केस स्टडी कहते हैं। उसमें सिचुएशन दी जाएगी, ये सिचुएशन है, बताइए आप क्या करेंगे, आप कैसे तय करेंगे क्या सही क्या गलत है, आपके पास कितने विकल्प होंगे, आपसे विकल्प भी बनवाएंगे, एनालिसिस भी करवाएंगे, फिर कहेंगे बताओ तुम क्या निर्णय लोगे, ये बताओ। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए 250 नंबर का निबंध का पेपर और 250 नंबर का एथिक्स का पेपर, ये 500 नंबर के जो 2 पेपर हैं, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खासी चुनौती है। क्योंकि ये हमारी गलती नहीं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की गलती नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती कि इन्होंने इसकी ट्रेनिंग देकर विद्यार्थियों को नहीं भेजा
और यूपीएससी में 500 नंबर की परीक्षा इसी की होगी। अभी मैंने 500 कहा है, असल में होती तो 500 नहीं 775 नंबर की परीक्षा ऐसी होती। जो इंटरव्यू देने जाते हो उसमें भी आपसे वो फैक्ट नहीं पूछते कि तुमको क्या याद है बताओ, वो याद जो है तुमको वो तो तुम प्रीलिम्स और मेंस में दिखा चुके अपनी याददाश्त। इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुम्हारी इस पर क्या राय है, ईरान और इजराइल के बीच में अगर लड़ाई होगी तो उसका दुनिया पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो और तुमको क्या लगता है कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो इस तरह का सवाल इंटरव्यू में पूछेंगे तो भी तुम्हारी ओपिनियन होगी इस। तो 775 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि आप हिंदी मीडियम क्यों बोल रहे हैं बार बार। इसलिए बोल रहा हूं हिंदी मीडियम कि देखो ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ना, जिससे तुम्हारा कंपटीशन है, कौन लोग हैं वो, जब तुम इसको गंभीरता से देखोगे तो पाओगे हिंदी मीडियम में तुम्हारा, इंग्लिश मीडियम में जो तुम्हारा जो यूपीएससी में कंपटीशन है वो है इंजीनियर से, डॉक्टर से, एमबीए प्रोफेशनल्स से, या भारत की कुछ 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं ह्यूमैनिटीज की जिनसे लोग आते हैं। जेएनयू है, डीयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, कालीकट यूनिवर्सिटी है, 7-8 यूनिवर्सिटीज से। अब जब तुम देखोगे कि 100 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, डेटा देखना कभी, उसमें 67 से 69% इंजीनियर्स हैं। अच्छा, ये इंजीनियर जो 69-67% है कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं एनआईटी से, आईआईटी से। अब जरा सोचो कि आईआईटी एनआईटी कौन बच्चा जाता है? जिसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। 12वीं के बाद आईआईटी गया वही बच्चा जिसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा थी। इसका तो पहले से तेज था। फिर कहां गया वो? फिर गया आईआईटी। आईआईटी ने क्या किया? आईआईटी ने क्या हमारे ललित नारायण झा विद्यालय महाविद्यालय की तरह क्या आईआईटी ने बीए की डिग्री देने के लिए पढ़ाया क्या? ध्यान रखो, तुम जो पढ़ाई करके आते हो इतिहास भूगोल की, बीए और बीएससी करते हो या फिर मतलब कोई और डिग्री ऐसी लेते हो, वो सिर्फ डिग्री है, उससे नौकरी नहीं मिलती। आईआईटी में जो बीटेक की डिग्री मिलती है वो डिग्री नहीं है, नौकरी है। तो आईआईटी पढ़ाता है नौकरी के लिए, और हमारे यूनिवर्सिटी जो तमाम बिहार और मध्य प्रदेश राजस्थान में या कॉलेजेस हैं वो पढ़ाते हैं डिग्री के लिए। अब एक पढ़ाई डिग्री के लिए शुरू हुई और एक पढ़ाई नौकरी के लिए शुरू हुई। वो भी नौकरी कहां? नौकरी कोई सरकारी नहीं जहां मंत्री के भाई भतीजे होंगे सेटिंग से नौकरी मिल जाएगी। आईआईटी पढ़ाता है ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन के लिए। आईआईटी से पढ़े इंजीनियर को जापान, चाइना, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड, इनकी यूनिवर्सिटीज से पढ़े इंजीनियर्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा नौकरी के लिए। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान बच्चा हमारा आईआईटी पहुंचा 12वीं में, जो बहुत बुद्धिमान था वो पहुंचा, तो आईआईटी ने उसकी सोचने समझने की क्षमता का और विकास किया 4 साल, क्योंकि आगे चल के उसको वैश्विक बाजार में नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। और इधर जो हमारा बच्चा राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में पढ़ रहा है, 10 सवाल याद करके 5 उसमें से लिखेगा, ये किसी वैश्विक कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहा है। तो पहले थोड़ा अंतर था बौद्धिकता का, ज्यादा बुद्धिमान बच्चा ही आईआईटी में गया था और आईआईटी ने उसकी बौद्धिक क्षमता और बढ़ानी शुरू कर दी। 4 साल उसको बौद्धिक क्षमता बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? अपने किसी साथी से पूछना। आईआईटी में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें से एक परीक्षा ऐसी होती है जिसमें आपने किताब लेके आइए, लैपटॉप लेके आइए, पेपर दे दिया जाएगा। सारा लैपटॉप देखिए, किताब देखिए, सवाल एक भी लैपटॉप और किताब से नहीं फंसेगा। इसका तब वो पहले सेमेस्टर से ही आपको समझा देते हैं कि जो किताब में लिखा और जो लैपटॉप से तुम ढूंढ सकते हो वो सवाल नहीं है, वो सवाल हम पूछेंगे ही नहीं। तो पहले सेमेस्टर से ही विद्यार्थी की सोचने की क्षमता और बढ़नी शुरू हो जाती है। अब 4 साल में एक बच्चा जो 8-9 सेमेस्टर में ऐसा पेपर करके आया है जिसमें पेपर में सवाल किताब वाला आता ही नहीं है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ गई। पहले बुद्धिमान था और बढ़ गई क्षमता। और आजकल आईआईटी में जहां आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं वहां केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया जाता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे को साथ में इकोनॉमिक्स, इतिहास, मनोविज्ञान,
दर्शन शास्त्र पढ़ना होता है, हर साल उसको एक विषय लेना पड़ता है अपने इंजीनियरिंग के अलावा। तो क्या कर रहा है वो? इंजीनियरिंग भी कर रहा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग भी कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है। क्योंकि आज जब वो नौकरी करने जाएगा दुनिया में तो उसको इंजीनियरिंग की समझ भी होगी, इकोनॉमी की समझ भी होगी। अब इस तरह की 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इस बच्चे की क्षमता बहुत बढ़ गई। यही बच्चा 70% इंजीनियरिंग में ना जाके क्या करता है, वो चला आता है यूपीएससी देने। तो मुकाबला किसका है? मुकाबला 2 विद्यार्थियों का नहीं रह गया, मुकाबला 2 इंस्टीट्यूशन का हो गया। एक आईआईटी से ट्रेन किए गए बच्चे का कंपटीशन, दूसरा राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से ट्रेन किया गया बच्चा। दोनों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। तो जब दोनों यूपीएससी में टकराते हैं आपस में कंपटीशन में, तो आईआईटी वाला अपनी सुपीरियर ट्रेनिंग के कारण इस हिंदी माध्यम के बच्चे को पछाड़ दे रहा है। तो असल में यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम की समस्या है, वो समस्या है कि 2 असमान पृष्ठभूमि से, 2 असमान गुणवत्ता की पढ़ाई करके आने वाले विद्यार्थी जब यूपीएससी के एग्जाम में एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक ने सिर्फ रट के इसको सीखा है और दूसरे ने याददाश्त के साथ साथ अमूर्त सवालों को करने की क्षमता, जो पेपर में किताब से नहीं आ रहा है, जिसमें सोचना पड़ रहा है, 4 साल उसने सोचने की क्षमता बढ़ाई, इसलिए निबंध भी अच्छा करता है, इंटरव्यू भी अच्छा देता है। प्रीलिम्स में जो 30 सवाल के बाद ऐसे सवाल आते हैं जो किताब और गाइड से नहीं आते, तुमने से देखा होगा, 100 में से प्रीलिम्स में 30 सवाल सब कर लेते हैं, 30 के बाद जो 20 सवाल और बढ़ाना होता है उसमें मुसीबत होती है। वहां भी अच्छा करता है अपने सोचने की क्षमता के कारण। इसलिए इस एग्जाम में अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी जो लड़ाई है, वो लड़ाई बेसिकली आईआईटी से, एम्स से, देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से ट्रेन होकर आने वाले बच्चों से, या फिर लेडी श्री राम कॉलेज से, एसआरसीसी से, सेंट स्टीवन से, लोयोला चेन्नई से, ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आने वाले विद्यार्थियों की। तो क्या करना होगा? इसलिए इस पढ़ाई लिखाई के आइडिया में जब डे 1 से ये मानकर चलोगे, हमको सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी है, क्योंकि उसको बिना विकास किए हम उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जो सवाल सीधे नोट से नहीं आएंगे। और यूपीएससी में, एथिक्स में, निबंध में ऐसे सवाल आएंगे, एथिक्स में कम से कम 30 से 40%, जो आप पहली बार वहीं देखेंगे। ठीक है? इसलिए भाई रोहित, तो तुमने पूछा था कि क्या नोट्स कैसे बनाएं, पहला चैलेंज तो ये है, नोट्स तो बाद में बनाएंगे। नोट्स तो आपके साथ पीडब्ल्यू की एक टीम लगी होती है जो मेरा लेक्चर सुनती है और आपको वैसा ही लिख कर दे देगी। तो नोट्स तो उनको बनाने दीजिए, आप तो बस ये देखिए, क्योंकि देखो नोट्स तुमको पीडब्ल्यू से मिल जाएगा, कुछ नोट्स मार्केट में बिकने वाली गाइड से मिल जाएगा, नहीं पीडब्ल्यू से मिलेगा तो जिसको तुम दुनिया की, देश की सबसे बेहतरीन कोचिंग मानते होगे, उसका 400 रुपए में नोट्स मार्केट में बिक रहा मिल जाएगा। लेकिन समझ कहां से लाओगे? तो नोट्स वाली पढ़ाई से क्या करते हैं, याद करते हैं नोट्स में लिखी गई बात। और मैंने कहा कि पेपर जो तुम याद करोगे उससे पेपर में सवाल नहीं आएगा सीधे सीधे। तो नोट्स तो वहां काम करता है भाई जहां हमारे नोट्स में जो लिखा गया है वही पेपर में पूछा जा रहा है। और इतना तो कम से कम आपने यूपीएससी में देख लिया होगा कि यहां तो प्रीलिम्स में अगर आप 5000 सवाल भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो भी 5000 सवाल में 100 सवाल प्रीलिम्स में फंसेगा नहीं। 50 सवाल 60 सवाल ऐसा होगा जिसको आप पहली बार प्रीलिम्स में पेपर में ही देखोगे। 30-35 सवाल फंसा पाओगे ज्यादा। जरा सोचो कि अगर सारा सवाल जो हम याद करके जाते हैं वही फंस जाता तो फिर प्रीलिम्स से सब क्वालिफाई कर जाते, कोई बाहर कैसे होता। यहां तक कि बैंकिंग एसएससी की तैयारी करके आने वाले लोग सीसेट में 27 सवाल 80 में नहीं कर पा रहे हैं। जहां हम कहते हैं कि वहां तो फार्मूला लगता है गणित में, रीजनिंग में, वहां फार्मूला लगा के 27 सवाल नहीं कर पा रहे। तो यूपीएससी ना सिलेक्शन का एग्जाम कम है, इलिमिनेशन का एग्जाम ज्यादा है। हमारे बीए बीएससी की क्लास में मैं पास होऊंगा, इससे दूसरे बच्चे के पास होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक साथ पास हो सकते हैं। इस एग्जाम में 10 लाख लोग, 12 लाख लोग, 13 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, 7 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे और 800 लोग सिलेक्ट होंगे। 800 लोग सिलेक्ट हुए, इसका मतलब 8 साढ़े 8 लाख लोग बाहर हो गए। तो बाहर करने का एग्जाम है,
बाहर कैसे करता है? जो बात नोट्स में लिखी है उससे कोई कभी बाहर होगा? जो नोट्स में लिखा है उसको जैसे तुम याद करोगे वैसे दूसरा भी याद कर लेगा, इससे कैसे बाहर होगी? तो जो सब कर सकते हैं, जो हम याद करके जान सकते हैं, जो किसी नोट्स में लिखा है, उससे इस कंपटीशन में अंदर नहीं आओगे। उससे 30, 35, 40% सवाल करने की क्षमता विकसित कर लोगे। अंदर तो तब आओगे इस एग्जाम में 800 लोगों में, 900 लोगों में, जब तुम उन सवालों को भी कर सकोगे जो सीधे नोट्स में नहीं लिखे हैं। समझ में आई? तो अब जरा सोचो कि 50-52 दिन में एथिक्स में मैं तुम्हारी समझ भी बना दूं, तुमको नोट्स भी लिखवा दूं, इतिहास, पॉलिटी और साइंस तीनों को जोड़कर जितना नंबर बनता उससे ज्यादा नंबर का पेपर भी पढ़ा दूं, सब काम करवा दूं, तो चमत्कार हो जाएगा। उस पेपर को पढ़ा दूं जिसमें एनसीईआरटी नहीं, ज्योग्राफी में कम से कम एनसीईआरटी ना भाई। तो ज्योग्राफी अगर टीचर तुमको क्लास में ना ठीक से पढ़ाए तो भी तुम क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी खरीद के कक्षा 6 से बेसिक शुरू कर सकते हो। एथिक्स में कक्षा 6, 7, 8, 10 इसकी कोई एनसीईआरटी नहीं आती। तो इस पेपर में चैलेंज क्या है? इसमें एनसीईआरटी नहीं है, इसमें बेसिक कोई किताब नहीं है, इसमें यूपीएससी का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी सिस्टम के सिलेबस से मैच नहीं करता है। इसलिए यहां टीचिंग का चैलेंज डिफरेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी तकलीफ तो होगी, और यूपीएससी में मान के चलना, अगर किसी लेक्चर में तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई तो समझ लेना वो लेक्चर बहुत कम काम का है। क्योंकि अगर यूपीएससी इतना ही आसान होता कि हम लेक्चर सुनते, कोई तकलीफ भी नहीं होती, मजा भी आया, तो फिर तो ऐसा मजा भी आ रहा है, सब समझ में भी आ रहा है, तो फिर तो सब सेलेक्ट हो जाते। इतना मजेदार अगर हो यूपीएससी फिर तो हम लेक्चर सुनते जाएं और नोट्स हमको मिलता ही जा रहा सारा। क्लास खत्म होते होते तुम्हारे भार के बराबर नोट्स आ चुका होगा तुम्हारे पास। एक तरफ तुम खड़े हो जाना तराजू पे, एक तरफ नोट्स रख देना। थोड़ा ही कम पड़ेगा, सारी मैगजीन अखबार रख दोगे 1 साल का, तो हिंदू 1 महीने का हिंदू ही हो जाएगा, 2-2.5-3 किलो का। 20-22 किलो तो साल का हिंदू ही हो जाएगा, अखबार जो पढ़ोगे वही हो जाएगा। ये एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ी आंख तो खोलनी पड़ेगी। अब आपके एक साथी ने कहा कि कितना डराएंगे। डरने की जरूरत ही नहीं। 10 लाख लोगों में 800 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर तुम बौद्धिक हो तो तुमको खुद ही सोच लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए इस एग्जाम में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। 10 लाख लोगों में से 800 लोग सिलेक्ट होते हैं। और दूसरी बात क्या सोचनी चाहिए, पिछले साल को छोड़ दो, पिछले साल 54 लोग हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए थे। उसके पहले पता है 2021-20 का रिजल्ट पता है? 13 लोग, 17 लोग, 1000 में 17 हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, 13 लोग सिलेक्ट हो रहे थे। कुल 900 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं हिंदी मीडियम से। तो ये रियलिटी है बेटा, ये डराना नहीं है। 2 ही तरीका हो सकता है, एक हम शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद के अपनी गर्दन रेत में गड़ा दें और हम कह दें कि हम अपने अगल बगल देखेंगे ही नहीं, और हम खूब मोटिवेटेड रहेंगे, रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब का, और खूब मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरा, हम रियलिटी देखेंगे और ये समझेंगे कि इस परीक्षा की आज से वो पढ़ाई करनी है जिससे हमारी सफलता के चांस बढ़ें। हमको कभी ना कभी हकीकत का सामना करना पड़ेगा, उससे बचना और उससे भागना ठीक बात नहीं। चलिए अब आइए वापस, ये बात मैंने आपको एक सामान्य बता दी जो एथिक्स की पढ़ाई में एक चुनौती की तरह आएगी। मैं कोई बात जो तुमको पढ़ाऊंगा वो समझाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं डरा रहा हूं तो कोई बात तुमको बिना समझाए छोड़ दूंगा, तब समझाऊंगा। समझ में नहीं आया तो मेरी गलती है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मैं ये कहूंगा कि मैं समझाऊंगा नहीं, इसको रट लेना। हर कॉन्सेप्ट समझा के भेजूंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको रिटेन करना, रोक कर रखना, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। और 2 बात और समझना, 2 तरह की टीचिंग होती है बेटा।
एक होती है पॉपुलर टीचिंग, पॉपुलिस्ट, और एक होती है यूपीएससी के काम की टीचिंग। इसका मतलब क्या है समझते हो? पॉपुलिज्म हम कहते हैं लोक लुभावनवाद को, जिसमें पढ़ाया इसलिए जाता है जिससे टीचर लोकप्रिय ज्यादा हो जाए, के फॉलोअर्स ज्यादा हो जाए। क्योंकि आजकल टीचर्स भी सुपरस्टार बनना चाहते हैं। जब हम सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो सुपरस्टार कैसे बनेंगे? जब हमारे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। ज्यादा फॉलोअर्स कहां से आएंगे? लाखों फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? लाखों लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या इतनी ज्यादा होगी कि उनको अगर यूपीएससी के लेवल की बौद्धिक बात बताओगे तो समझ पाएंगे? नहीं। तो अगर आप यूपीएससी के लेवल की बौद्धिक बात करोगे तो कम लोगों को समझ में आएगी, और कम लोगों को समझ में आएगी तो आपके फॉलोअर्स कम होंगे। लेकिन अगर आप ऐसी बात बताओ जिसमें मनोरंजन हो, रोचक लगे, मजा आ जाए, तो उसको लाखों लोग समझ सकते हैं, भले वो यूपीएससी के काम की ना हो, तो उसमें फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको। भोजपुरी गाना कभी यूट्यूब पर सुनने वालों की संख्या देखना, कोई भोजपुरी गाना टाइप करोगे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग तुमको भोजपुरी गाना सुनने वाले मिलेंगे। खेसारी लाल, निरहुआ टाइप करके देखो। और दूसरी तरफ है भारत का शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शैली का म्यूजिक। पता है तुमको, कर्नाटक शैली में भारत में 2 भारत रत्न हुए हैं। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसी भोजपुरी गायक को नहीं मिला है आज तक। सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। सुब्बुलक्ष्मी टाइप करके देखना यूट्यूब पर। सुब्बुलक्ष्मी के किसी गायन पर तुमको 20,000, 25,000 लाइक्स और 25,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे उसके चैनल पर। तो क्या भारत रत्न कर्नाटक शैली की, भारत की आज तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ गायिका सुब्बुलक्ष्मी निरहुआ और खेसारी लाल से खराब गाती? नहीं। वो भारत रत्न हैं और जिस विधा में शास्त्रीय संगीत में गाती हैं उसके आसपास भी भारत के गायक नहीं हैं। लेकिन फिर उनको सुनने वाले लोग कम क्यों हैं? क्योंकि शास्त्रीय संगीत समझने के लिए एक खास किस्म की क्षमता चाहिए जो सबके पास नहीं। इसलिए सुब्बुलक्ष्मी का कोई गायन करोड़ों व्यूअरशिप नहीं देगा, वो पॉपुलर नहीं है। और भोजपुरी गाने में क्या होता है? भोजपुरी गाने में अश्लीलता है, पितृसत्ता है, और वो अश्लीलता, पितृसत्ता तो एक रिक्शा चलाने वाले को भी समझ में आ जाती है। इसलिए भोजपुरी गाना रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ठेले वाला सब सुन रहे हैं। तो भोजपुरी गायक लोकप्रिय ज्यादा है और सुब्बुलक्ष्मी की गुणवत्ता ज्यादा है। जिसकी गुणवत्ता ज्यादा उसकी लोकप्रियता कम है, जिसकी लोकप्रियता ज्यादा उसकी गुणवत्ता कम है। भोजपुरी गाने के जो बोल हैं उसमें कोई गुणवत्ता थोड़े है कि बहुत बौद्धिक बात गाई जा रही भोजपुरी गायन में, समतामूलक बात है, संविधान का कोई आदर्श उसके हिसाब से कुछ गाना है, कोई आदर्श नहीं उसमें। दूसरा एक उदाहरण दूंगा, इससे तुमको समझ बनेगी। दुनिया में लोकप्रियता और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये सिनोनिमस नहीं है, ये समानार्थी बात नहीं है। एक दूसरा उदाहरण जो बहुत पॉपुलर है, पिछले साल WHO का एक डेटा आया। WHO का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में पिछले साल 26 लाख लोग शराब पीने से मरे और 82 लाख लोग प्रोसेस्ड ड्रिंक, तमाम कैंड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ रहे हैं इनको पीने से मरे। लेकिन जरा आप देखिए, कोका कोला, पेप्सी जैसे ड्रिंक जिनका वो 0 शुगर वाला जो पदार्थ आता है उसको तो बैन करने की मांग उठी है दुनिया में। इतना हानिकारक है, कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। वो कोक और पेप्सी दुनिया में इतने पॉपुलर हैं कि गांव गांव में बिक रहे हैं। लेकिन आज तक आपने कोई फायदा पता किया है क्या
कि कोक पीने से विटामिन ए बढ़ जाता है, विटामिन डी बढ़ जाता है, विटामिन सी बढ़ जाता है, हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। कोई फायदा है? कोई फायदा कोक पेप्सी का नहीं। लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग पी रहे हैं। दूसरी तरफ छाछ पीने का फायदा है, लेकिन छाछ कोक और पेप्सी की तरह ग्लोबल ब्रांड नहीं है। तो यूपीएससी में भी ये डराना नहीं है, यूपीएससी में समझाना है कि यूट्यूब से रील और शॉर्ट्स देख के यूपीएससी का आइडिया मत बनाना। अगर वो मोटिवेशन तुम वहां से ले रहे हो यूपीएससी का, तो तुमको ये भी समझना चाहिए कि अगर उस मोटिवेशन से लोग सिलेक्ट होते होते तो हिंदी माध्यम में हर साल 100 लोग तो सिलेक्ट हो जाते। नहीं हो रहे, तो मोटिवेशन काम का नहीं है। वो इंग्लिश मीडियम में ही सिलेक्शन होता है ज्यादातर हिंदी यूपीएससी में। हिंदी मीडियम में भी होगा, बच्चे समझदारी से पढ़े तो खूब होगा, लेकिन आपको क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और जहां से सिलेक्शन ज्यादा है इंग्लिश मीडियम से, आप वहां पाएंगे कि किसी टीचर की फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में नहीं है। इंग्लिश मीडियम का कोई टीचर ऐसा नहीं जिसको 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, 50 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग सुनते हो, और वहां रिजल्ट बहुत है। और हिंदी मीडियम में टीचर सुपरस्टार हैं और रिजल्ट यहां नहीं है। तो जहां सुपरस्टार टीचर हैं वो पॉपुलर है, वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो आकर्षक है। जो आकर्षक है वो कोका कोला की तरह भी हो सकता है, वो भोजपुरी के गाने की तरह भी हो सकता है। इसलिए यूपीएससी में हमेशा आंख नाक कान खुली रखनी है, पेपर देखना है, क्या पेपर आ रहा है। जो पेपर आ रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या उससे पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरी क्लास कितनी भी अच्छी हो, अगर पेपर सॉल्व नहीं करवा पा रही है तो फिर वो काम की नहीं है। और पेपर सॉल्व करवाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल तो आएगी, थोड़ी पढ़ाई में मुश्किलात तो आएगी। चलो अब आते हैं जरा हम लोग, नहीं ये किसी नाम मत लिखो किसी का, ये केवल किसी, इनका नाम तुमने लिखा हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में रहे हैं। इनफैक्ट एक साल हमारी जो कोचिंग है और उनकी कोचिंग, उसका अलायंस भी रहा है। अच्छे काबिल टीचर है। मैं किसी टीचर पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम में बहुत सारे टीचर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो ये तो एक मार्केट है ना, इसको समझना होगा हमको कि हम कोका कोला जब बेचते हैं तो उसका प्रचार कौन करता है। उसका प्रचार आमिर खान करेगा, उसका प्रचार तेंदुलकर करेगा। छाछ का प्रचार कोई करता है? छाछ पीने का फायदा है, कोई प्रचार नहीं करता उसका। लेकिन कोक का प्रचार सब करते हैं, और कोक पीने से कोई फायदा नहीं। तो बाजार में ना क्या बिक रहा है, क्या दिख रहा है और क्या काम का है, इसके बीच तुमको अंतर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो मैं भी अपना परिचय दे देता हूं। आपने कहा परिचय दे दीजिए, परिचय दे देता हूं। किसी टीचर से तुलना मत कर रहा हूं, वो टीचर बहुत बड़े टीचर हैं, सब अच्छे टीचर्स हैं। किसी टीचर पर व्यक्तिगत में आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं दो अलग अलग मीडियम के बारे में बात कर रहा हूं, जहां एक मीडियम में संभवतः बच्चों ने धीरे धीरे वो रील्स शॉर्ट्स की बहुत आदत डाल ली। इंग्लिश मीडियम के भी एक टीचर हैं जो बहुत पॉपुलर हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो जो यूट्यूब पर बोलते हैं सब हिंदी में बोलते हैं। इसे समझ लो कि इंग्लिश मीडियम का टीचर पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम में, अब बोलता सारा यूट्यूब पे अपना वीडियो हिंदी में बनाता है, क्योंकि उसको पता है हिंदी मीडियम वाले लोग ज्यादा सुनते हैं गांव गांव में। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई 3 यूनिवर्सिटी से की है। सबसे पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहां से ग्रेजुएशन किया अपना, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना मैंने पीजी और एमफिल किया। फिर मैं जेएनयू चला गया, कुछ दिन जेएनयू से पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लौटा। 3 यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है। एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, लड़कियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है, उसमें पढ़ाया। दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। इन दोनों कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है। 2008 में मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, और जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। हालांकि हमारे कुछ साथी उसमें कोचिंग भी पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मुझे लगा कि जब कोचिंग पढ़ाना है तो फिर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैंने के बाद कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किया ऑप्शनल। 2008, 9, 10, 11, 12 में फिलॉसफी से हमारे संस्थान से बहुत रिजल्ट्स रहे। 3 साल ऐसा रहा जब हिंदी मीडियम की सबसे हाईएस्ट रैंक पाने वाला विद्यार्थी फिलॉसफी में हमारा विद्यार्थी रहा। जैसे प्रियंका निरंजन का हाईएस्ट रैंक था 20वां, शिव सहाय अवस्थी का हाईएस्ट रैंक था 34वां। इस हमारे विद्यार्थी, प्रियंका इस समय मिर्जापुर डीएम है यूपी में, शिव सहाय अवस्थी इस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग में, यूपी काडर इनका भी है। उसके अलावा भी बहुत सारे रैंक, जैसे 23वां, 27वां, मिहिर पटेल गुजरात काडर में आईएएस है, अनिल धामेलिया गुजरात काडर में आईएएस है, इनकी रैंक 23वीं 27वीं आई। अंडर 100 बहुत सारी रैंक्स हमारे यहां से आई। 2013 से चूंकि मेरा एथिक्स में पीएचडी रहा है, मैंने एथिक्स पढ़ाना शुरू किया और 13 से एथिक्स पढ़ा रहा हूं, जब से सिलेबस में आया है। आप कुछ नाम जानते होंगे, जैसे रवि सिहाग, मेरा चैनल है इग्नाइटेड माइंड्स का छोटा चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो आपको रवि कुमार सिहाग, गौरव सोगरवाल, जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं अलग अलग साल के, ये सब आपके उनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, क्लास में बैठे हुए भी। निशान जैन की 13वीं रैंक थी, हमारे विद्यार्थी थे। रवि सिहाग की 18वीं रैंक थी, वो हमारे विद्यार्थी रहे हैं। ये सब एथिक्स पढ़ने के लिए हमारे यहां आए। तो हिंदी मीडियम के ज्यादातर टॉपर्स एथिक्स पढ़ने के लिए आए, और इनके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल इग्नाइटेड माइंड्स में मिल जाएंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों में एथिक्स का मॉड्यूल मैं पढ़ाता रहा हूं, फिलॉसफी पढ़ाता रहा हूं, निबंध पढ़ाता हूं। ये छोटा सा मेरा परिचय है। अब हम लोग चलते हैं आज के। रवि सिहाग ने निबंध और एथिक्स दोनों की क्लासेस मुझसे ली हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर पर। तो मैंने शुरुआत में आपको कुछ बात बताई जो आपके लिए काम की होगी शायद इस पढ़ाई में, एथिक्स को पढ़ाते समय, इस पेपर को या इस तैयारी को करते समय आपको थोड़ा आंख नाक कान खुला रखना है। तैयारी की रणनीति बनाते समय पेपर देखते रहना है लगातार। यूपीएससी का जो पेपर आ रहा है उसको शुरू से देखने की आदत डालो, और एनालिसिस का पावर अपना बढ़ाने की कोशिश करो। इग्नाइटेड माइंड्स भाई, ना इग्नाइटेड माइंड्स है चैनल का नाम। इग्नाइटेड माइंड्स आईएएस पे जाओगे, वो थोड़ा डॉर्मेंट सा चैनल पड़ा रहता है, लेकिन उस पर रवि सिहाग वगैरह का इंटरव्यू तुमको और बाकी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा प्रचार प्रचार नहीं करते हैं, इसलिए कई बार आपको कम पता होता है। अब आइए, पहली बात जो हमने लिखी आज बोर्ड पर, नीति शास्त्र होता क्या है। रवि सिहाग ने हिंदी साहित्य की कोचिंग दृष्टि से की थी, एथिक्स की नहीं। हिंदी साहित्य में दृष्टि आईएएस के विद्यार्थी थे वो। आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो वहां उनका चैनल के में क्लासरूम में ही बैठा हुआ वीडियो मिल जाएगा। तो और देखो, हमारे यहाँ कोई विद्यार्थी ना, अगर इतनी बड़ी कोचिंग जिसका नाम लिया तुमने, उससे पढ़ने के बाद हमारे यहाँ क्यों आएगा? तो अगर वहां से पढ़ ही चुका हो तो फिर दोबारा एथिक्स पढ़ने हमारे यहाँ क्यों आएगा? कॉमन सेंस की बात है, जो वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि जनरली एक विद्यार्थी जब कितनी बड़ी कोचिंग से पढ़ लेता है, इसका नाम तुमने लिखा है, तो फिर उसके दोबारा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक लेसर नोन, कम नोन टीचर के पास आने की क्या जरूरत है। तो अगर वीडियो मिल जाए तुमको उस पर, यूट्यूब पर बोलते हुए बताए कि मैंने सर से पढ़ा है, तो समझ लेना कि भाई छोटी कोचिंग के लिए बोलने का क्या औचित्य है। अब आइए पहली बात पर चलते हैं। हम लोग सीखेंगे, आज आपका जो टॉपिक है व्हाट इज एथिक्स। अब इसको सिखाने के लिए अच्छा, शुरुआत में ना खूब रिलैक्स होकर पढ़ना। पहले 4-5 दिन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एथिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास बन जाए, जिससे सिलेबस आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो इसमें तनाव मत लेना, और हर चीज पढ़ने के बाद 2-3 बेंचमार्क होंगे आगे से। एक, क्या मैंने जो क्लास में पढ़ा उसको पढ़ने के बाद बिना किसी गाइड और किताब को देखे मैं उस बात को अपने कमरे में बैठ के शीशे के सामने, मान लो कोई मिरर लगा लो कमरे में, या वैसे ही दीवार को देखकर, क्या मैं उस टॉपिक को बिना नोट्स गाइड देखे दूसरे किसी को समझा सकता हूं, समझा सकती हूं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपकी इतनी समझ बन गई कि आप भी दूसरे को उसके बारे में बता सकते हैं, आपको उसके लिए गाइड किताब देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाई की है। और अगर आपको लगे कि मैंने पढ़ तो लिया लेकिन अब जब तक रटूंगा नहीं तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब बात आपको समझ में नहीं आई, फिर पढ़ाई ठीक नहीं। तो पहला प्रतिमान हमेशा होगा, पहला पैरामीटर होगा, जो पढ़िए उसको अपने कमरे पर बोलकर वैसे ही रिपीट करने की कोशिश की। इतना तो नहीं बोल पाओगे जितना मैं बोलूंगा, लेकिन क्रक्स उसका बोलने की कोशिश करो। दूसरा, क्या यूपीएससी से उस खंड से पूछे गए सवाल अब मैं हल कर सकता या कर सकती हूं। अगर मैं उस टॉपिक में पढ़ाई गई बात को बोल सकती हूं या बोल सकता हूं तो मैंने ठीक पढ़ा, और यूपीएससी में उस खंड से पूछे गए सवाल अगर हल हो रहे हैं तो ठीक है। ये 2 पैरामीटर आपको अपनाने। तीसरा पैरामीटर एक और हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो आत्मविश्वास बनाने के लिए। नाम वाम पर मत जाना, किसका नाम बड़ा किसका नाम छोटा है, तो मत जाया करो। पढ़ो, मान लो मैं जब पढ़ाऊंगा व्हाट इज एथिक्स, 3 दिन तुमने पढ़ा, अब ढूंढना अपने अगल बगल कौन सा व्यक्ति ऐसा इसने एथिक्स या मुख्य परीक्षा की तैयारी 2-3 साल पहले से की हुई है, उससे पूछ लेना कि जरा भाई समझाओ कि नीति शास्त्र क्या है, व्हाट इज एथिक्स। और अगर पाना कि तुमसे 3 साल पहले से तैयारी करने वाला विद्यार्थी भी उतना नहीं बता पा रहा है जितना तुम जानते हो या जितना तुम बता सकते हो, तो समझ लेना तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो। अगर तुमने उसने कहा कि मैंने मेंस लिखा है, बहुत बड़ी कोचिंग से तैयारी की है, कोई बात नहीं, पूछ लेना कि सर मुझे बता दीजिए कि नीति शास्त्र क्या है। और अगर वो कहे कि अभी तो याद नहीं है, जब गाइड देखूंगा, नोट्स देखूंगा तब बता पाऊंगा, तो समझ लेना कि गाइड नोट्स देख के तो बताना होगा, तो तुम भी देख के बता दोगे। तो अगर तुम किसी से पूछो और तुमको लगे कि वो आदमी बता नहीं पा रहा, वो नोट्स याद करेगा तब बताएगा, तो तुम इसका मतलब उससे आगे हो। पहले दिन से हम लोगों का लक्ष्य रहेगा इस पूरे सिलेबस में जो टॉपिक हम पढ़ें वो एथिक्स की 3 साल से तैयारी करने वाले विद्यार्थी से भी तुमको आगे रहना है। समझदारी में, याद करने में, तो याद करने में जितना समय लगाओगे उतना याद होगा, लेकिन सवाल अगर पूछा जाए तो ज्यादा अप्रोचेस से बता सको, यूपीएससी के पेपर की मांग के हिसाब से बता सको। अगर ये होगा तो समझ लेना तुम ठीक पढ़ रहे हो। तो 3 बातें मैंने बताई। एक, क्या मैं किसी लेक्चर को सुनने के बाद उससे संबंधित बात किसी को बोलकर समझा सकता हूं या समझा सकती हूं, पर एक। नंबर दूसरा, इस पढ़ाई से क्या यूपीएससी के सवाल हल हो रहे हैं। और नंबर तीसरा, क्या पहले से पढ़े हुए व्यक्ति की तुलना में अगर मैं उससे बातचीत करूं तो मैं बातचीत में उससे कमतर नहीं रहूंगा या रहूंगी।
और मुझे बातचीत करते समय किसी गाइड नोट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी ठीक ट्रैक पर जा रही। ठीक है, तो आइए कैसे सीखेंगे एथिक्स। मैं 5-6 अप्रोच लिख रहा हूं, शायद वीडियो बफर कर रहा, रुका होगा। जब बफरिंग रुक जाए तो बताइएगा। चैट ऑन कर दीजिए भाई। चैट ऑन कीजिए जिससे पता चल सके कि लोगों तक बात जा रही है या नहीं जा रही। चलिए, आज की क्लास तो बड़ी एडवेंचरस क्लास है। पीडब्ल्यू में 5 बैच में पढ़ा चुका हूं, लेकिन ऐसी समस्या तो शायद किसी क्लास में नहीं आई थी। आपकी क्लास में ना कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला मामला आपकी क्लास में हो गया। हाँ भाई, क्लास तो अभी शुरू ही नहीं हो पाई, बाकी तो है ही। हुआ ही क्या, अभी तो हम लोग भूमिका ही बना रहे थे और उसी बीच में सारा मामला गड़बड़ हो गया। आ गया हूं, आइए हिना जी, लौट आया हूं, आप भी लौट आइए। चलिए, आपके साथी जो चले गए हों, जो जाना आना चाहते हों, तो बोलिए लौट आए। मुझे जब वीडियो दिखना बंद हो गया था और मैंने 1-2 बार कहा कि मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है, हैंग हो रहा है, तो क्या आप लोगों तक आवाज जा रही थी? नहीं नहीं, 8 अप्रैल से नहीं शुरू होनी थी, वो गलत डेट थी। डेट तो यही वाली थी भाई, उन्होंने लगा दिया होगा स्केड्यूल में। 8 अप्रैल के आसपास मेरी क्लास संस्कृति में रही होगी। क्लास खत्म ही नहीं हुई तो यहाँ क्लास शुरू होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, आवाज जा रही थी तब भी, यहाँ तो बफरिंग दिखा रहा था। पहले हम लोग इथिक्स में नीति शास्त्र क्या है, इसकी मैं 5-6 परिभाषाएं बनाऊंगा, डिफिनेशंस बनाऊंगा। 5-6 परिभाषाएं क्यों बनाऊंगा? क्योंकि जब आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने 2013 में, 2014 में, 2015, 2016 लगातार 4 साल जो पहला सवाल है, या तो पहला, या तो 1 का ए या 1 का बी, उसी से पूछा है कि नीति शास्त्र क्या है और ये समाज और मानव की भलाई कैसे करता है। 2016 का सवाल है कि नैतिकता समाज और मानव की भलाई कैसे करती है। उसके पहले सवाल आया कि व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है। नैतिकता क्या है और व्यावसायिक मूल्यों और नैतिकताओं से क्या समझते हैं, और व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है। एक साल सवाल आया कि नैतिकता हमारे जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, लोक सेवक के लिए नैतिक होने की जरूरत अधिक क्यों है। फिर 2022 में भी सवाल आया, 2023 में भी सवाल आया। इसका मतलब यूपीएससी में एक क्वेश्चन वो एथिक्स के आइडिया से पूछ रहे हैं 10 नंबर के। शुरुआत के 4 वर्षों में लगातार पूछा, फिर 17-18 में ब्रेक दिया,
19 से फिर वो आइडिया के नजदीक गए और 22-23 में फिर से पूछा। इसलिए हम यूपीएससी के 2013 वाले, 14 वाले, 15 वाले, 16 वाले, 22 वाले, 23 वाले सवालों को टारगेट करते हुए सबसे पहले नैतिकता को या नीति शास्त्र को इतने अलग अलग अप्रोचों से सीखने की कोशिश करेंगे कि ये सारे प्रश्न हल हो जाएं। जब आप ये सारे अप्रोच पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि नैतिकता हमारे जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती। प्रोन्नति मतलब बढ़ाना। नैतिकता हमारे जीवन में क्या बढ़ाती है। आप पाएंगे जो गाइड्स में डिफिनीशंस लिखी गई हैं उन डिफिनीशन में नैतिकता के कुछ बढ़ाने की बात नहीं की गई है। वहां लिखा गया होगा कि नैतिकता एथिक शब्द एथोस से बना है, एथिका से बना है, इसका मतलब कस्टम होता है, परंपरा होती है। लेकिन इससे तो हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे कि नैतिकता हमारे जीवन में क्या बढ़ाती है। नैतिकता हमारे जीवन में परंपरा तो नहीं बढ़ाती, लेकिन नैतिकता का इथिक्स से जो मायने निकलता है वो तो एथोस से यही निकलता है। तो आप पाएंगे जो गाइड में किताबी परिभाषा एथिक्स की लिखी गई हैं और जो यूपीएससी सवाल पूछता है उन सवालों में और किताब में, गाइड में लिखी गई बात में, इन दोनों में सिंक नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम नीति शास्त्र को इतने अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश करने जा रहे हैं जिससे ये सारे सवाल, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है, नैतिकता हमारे जीवन में क्या बढ़ाती है, नैतिकता मनुष्य की भलाई कैसे करती है और नैतिकता समाज की भलाई कैसे करती है, ये सारे सवाल उससे हल हो सके। तो उसको हल करने के लिए मैंने 5-6 अप्रोच बनाए हैं कि हम इथिक्स को अगर 5-6 अलग अलग अप्रोच से सीखें तो 3 फायदे होंगे। एक, इस बहाने हमारे दिमाग में एथिक्स की एक पिक्चर बन जाएगी, विषय की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, नंबर 1 फायदा। नंबर 2, अलग अलग वर्षों में एथिक्स से पूछे गए सवाल हम इससे हल कर पाएंगे। और नंबर 3, इसी पढ़ाई से एथिक्स में हमारा इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किताबी परिभाषा पढ़ते हैं ना, इथिक्स एथिका से बना है, तो हम उसको याद करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन जब हम इथिक्स के बहाने महाभारत से लेकर गांधी के असहयोग आंदोलन तक अलग अलग जगहों की यात्रा करेंगे, सीखेंगे, तो उसमें हमारी रुचि भी बढ़ेगी। इन 3 लक्ष्यों से मैं इथिक्स को 5-6 अप्रोच से सिखाने जा रहा हूं। तो पहले मैं उन अप्रोचेस का नाम लिख रहा हूं और फिर एक एक अप्रोच को पढ़ने में हम लोग 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट लगाएंगे, जिससे वो बात हमारी समझ में आ जाए। कौन से अप्रोच है जिनसे हमको सीखना है नीति शास्त्र क्या है। पहला अप्रोच जिससे हम सीखेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एथिक्स is a normative science. Ethics is a normative science. अच्छा, मेरी राइटिंग को लेके मैं शुरुआत में चेतावनी दे दूं, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, बहुत बना बना के लिख रहा हूं तब इतना अच्छा दिख रहा है तुमको। कई बार तो अपना लिखा मैं खुद ही पढ़ नहीं पाता हूं। जब मैं तेज लिखना शुरू करूंगा क्लास में तो आपको तकलीफ आएगी। तो आप पूछेंगे आज आप सब तकलीफ ही बताने के लिए आए हैं क्या, कोई समाधान भी बताएंगे? तो देखो, इसका समाधान तो तुरंत बता दे रहा हूं। नहीं तो कहोगे मोटिवेशन वाला कुछ भी नहीं बताया, डिमोटिवेट किए चले जा रहे हैं। समाधान इसका ये है कि जब मैं लिखता हूं बोर्ड पर तो बोलता हूं, जैसे मैं लिखूंगा ना कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है, तो इस लाइन को बोलूंगा भी, नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान। अब जो लोग बोला हुआ सुन लेंगे उनको बोर्ड पे सब दिखने लगेगा, लेकिन जो लोग अपनी आंख पर ज्यादा भरोसा रखेंगे कि नहीं हम सुनेंगे नहीं, सीधे देख के लिखेंगे,
फिर उनके लिए शुरुआत में ही वैधानिक चेतावनी मैं वैसी दे दे रहा हूं जैसे सिगरेट और शराब की बोतल पर, सिगरेट के पैकेट पर और शराब की बोतल पर छपी होती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसा कुछ मामला यहां भी बनेगा। फिर ये आपको कई बार सिंधु सभ्यता की हड़प्पा की लिपि की तरह लगने लगेगी, इसको डिकोड करना बड़ा मुसीबत बन जाएगी। तो शुरुआत में ही वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं कि देखो अब राइटिंग तो मैं अपनी ठीक कर नहीं पाऊंगा, अब उसका समय गया, 50 साल से ज़्यादा की उम्र होने जा रही धीरे धीरे, अब राइटिंग ठीक करने का तो मामला गया, जो है जैसे है वैसे ही लिखूंगा। अरे अभी समझ में आ रही ना अस्मिता, क्या नाम है आपका, अस्मिता, क्या लिखा है आपने, नाम ठीक से नहीं पढ़ा, अभी समझ में आ रही है, अभी मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। मुझे पता है कि पहली क्लास में रेपुटेशन खराब नहीं करनी है, पहली क्लास में मैं भी अपनी इमेज को लेके चिंतित हूं, आप रेटिंग वेटिंग भी करते हैं, तो इसलिए अभी तो अच्छा लिख रहा हूं। ये मेरे सबसे बेहतरीन प्रयास के बाद लिखा गया वो लेखनी है। तो ये ऐसे आपको करना है, मैं जब बोलूंगा सुन लीजिएगा, तो फिर आपको दिखेगा, जब मैं बोलूंगा नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है, तो आपने देख लिया, तो आपको मानकीय विज्ञान दिखने लगे। दूसरा नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान। अब ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बात जो लिख रहा हूं, इसका मतलब है ये नीति शास्त्र को समझने का एक एक अप्रोच है। इससे एथिक्स की डिफिनीशन भी बनेगी, इससे एथिक्स की एक पिक्चर भी बनेगी। हर डिफिनीशन आपको एथिक्स के एक अलग आइडिया की तरफ ले जाएगी, जिसको समझने के बाद आप समझेंगे अच्छा इस पेपर में हम यही वाला काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब इस पेपर को जब हम पढ़ेंगे तो अपनी दुविधा हल करने की क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि नीति शास्त्र दुविधा हल करता है। तो इस पेपर को पढ़ने का मतलब है हमारी दुविधा हल करने की क्षमता बढ़ जाना। अब दुविधा क्या होती है, कैसे हल करेंगे, वो सब बात आगे सीखेंगे। पहले आप इसको छाप लीजिए, छापने के बाद फिर एक एक टॉपिक को समझने जाएंगे, जब एक एक बात को, तो उस पर विस्तार से चर्चा करें। तो हम कहेंगे कि अंग्रेजी में एथिक्स इज अ डिलेमा सॉल्विंग साइंस। एथिक्स इज अ डिलेमा सॉल्विंग साइंस। पहला, नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है। यहां देखेंगे कि जीएस 1, 2, 3 में जो आपने पढ़ा है वो वर्णनात्मक विज्ञान पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव साइंस पढ़ा है, और जीएस 4 मानकीय विज्ञान है। इसका जीएस के 3 पेपर की पढ़ाई और जीएस के चौथे पेपर की पढ़ाई, ये दोनों अलग अलग तरह के साइंसेस की पढ़ाई है। तो हम वहां देखेंगे वर्णनात्मक विज्ञान और मानकीय विज्ञान क्या होते हैं, और कैसे जीएस 1, 2, 3 में आप वर्णनात्मक विज्ञान पढ़ते हैं और जीएस 4 में आप मानकीय विज्ञान पढ़ेंगे। तो पहला और दूसरा हो गया, एक नीति शास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान है, दूसरा दुविधा समाधान का विज्ञान। तीसरा, एक बार नोट कर रहा हूं, फिर एक एक करके हम इसको लेंगे। तीसरा है नीति शास्त्र संपोषणीय। संपोषणीय सतत भी लिख सकते हो, अगर ये शब्द मुश्किल लगे तो सतत लिख लेना। संपोषणीय के लिए हिंदी में एक शब्द और है सतत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल। नीति शास्त्र संपोषणीय एवं समावेशी आनंद का विज्ञान। एथिक्स इज साइंस ऑफ
सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हैप्पीनेस। अब आपका नाम तो पूरा नहीं आ रहा, ए आ रहा है, तो कॉमरेड ए भाई, एथिक्स एक साइंस है। कैसा साइंस है उसको अभी हम विस्तार से देखें। जो लोग अपना नाम ऐसा लिखेंगे ए बी सी, उनको मैं कॉमरेड बुलाया करूंगा, क्योंकि वो बाकी तो नाम अपना रिवील कर नहीं रहे। तो ए बी सी से उनको वर्ग विहीन पहचान वाले कॉमरेड के आइडिया में रखा जा सकता है। चौथा, नीति शास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। एथिक्स इज साइंस ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन well-being। कॉमरेड में ब्रदर सिस्टर सब बराबर होते हैं। कॉमरेड हो गया, उसमें लैंगिक अंतर, धर्म का अंतर, जातीयता का अंतर सब खत्म हो जाता है। एथिक्स इज साइंस ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन वेलबींग। थैंक यू जितिन। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक वॉइस अट्रैक्टिव लगेगी। जिस दिन समझ में नहीं आएगा उस दिन आप कोसेंगे। चलिए अच्छा है, अभी तो शुरुआत में वॉइस अट्रैक्टिव लगे। आई है, 4 हो गया, ठीक है। पांचवा, 6 लिखूंगा कुल। पांचवा है नीति शास्त्र मूल्यों एवं सद्गुणों का विज्ञान है। Ethics is science of values and virtues। values and virtues। अंजलि अभी बुक के चक्कर में मत पड़ो, अभी अपना संपूर्ण जो तुमको मिला होगा उससे पढ़ाई करो। मैं आगे बुक बताऊंगा। जब थोड़ा पढ़ लेना और सिलेबस तक पहुंच जाना तब बुक की बात करेंगे। अभी सिलेबस तक पहुंचने में 5-6 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा कि हमारा पहला काम है कि पहले हम जो सवाल इथिक्स के आइडिया से, उसके इम्प्लीकेशन से, उसके रेलेवेंस से, प्रासंगिकता, नीति शास्त्र क्या है, इससे ही मैंने बताया कि 2013, 14, 15, 16, 22, 23 में सवाल आए हैं। और आपके सिलेबस में कहीं ये नहीं लिखा कि नीति शास्त्र क्या है ये पढ़ना है। हमारा सिलेबस शुरू होता है ह्यूमन इंटरफेस से।
लेकिन सवाल पूछा जाता है नीति शास्त्र क्या है इससे, 6 सीधे सवाल पूछे जा चुके हैं। इसलिए अभी जो भाग हम सीख रहे हैं अभी वो क्लास से सीखो। इसका जो पीडब्ल्यू से तुमको तुम्हारे बैच कोऑर्डिनेटर या मैनेजर या राइटर जो होते होंगे, कंटेंट राइटर, वो जो नोट्स देंगे उसको पढ़ना, क्योंकि ये बात तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगी। मैं करीब 35 साल से इथिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनसे अलग अलग तरीके से इथिक्स का आइडिया डेवलप किया है जो यूपीएससी के सवाल हल करने में काम में आएगा। लेकिन तुम जिन किताबों को पढ़ती हो वो गाइड्स हैं। जो यूपीएससी का सिलेबस जब से इथिक्स यूपीएससी का आया, इथिक्स में यूपीएससी में इथिक्स का सिलेबस शामिल हुआ, तब से वो लिखी गई हैं। तो वो सिलेबस पर लिखी गई, वो एथिक्स की कोई आइडिया जनरेट करने पर नहीं लिखी गई, इसलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्या काम की है। इसको रटना नहीं भाई, कुछ नहीं रटना है। आप जितनी बात मैं पढ़ाऊंगा आप सुनते जाइए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक एक बात को 50-50 मिनट में सीखेंगे। और आखिर है, आखिरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र सद्जीवन की अवधारणा का विज्ञान। यह सवाल भी यूपीएससी ने सीधा पूछ रखा है। सवाल पूछ रखा है कि सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ रखा है जो हम परिभाषा में उसके पढ़ने वाले हैं। तो हम कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एथिक्स इज साइंस ऑफ गुड लाइफ। एथिक्स इज साइंस ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, अब पहली परिभाषा से हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं। मतलब 6 अप्रोच हैं, ये 6 परिभाषाएं, ये 6 लाइन जो लिखी मैंने, ये 6 लाइन नहीं बल्कि इथिक्स को समझने के 6 अप्रोच हैं। इन्हीं 6 अप्रोच के भीतर यूपीएससी ने इथिक्स के बारे में जितने सवाल पूछ रखे हैं इथिक्स को लेकर, नीति शास्त्र क्या है, लोक प्रशासक के लिए ज्यादा नैतिक होना क्यों जरूरी है, नैतिकता समाज की भलाई कैसे करती है, वो सब आंसर आपको इन अप्रोचेस के भीतर ही मिल जाएंगे। तो पहले बात से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात है, पहली बात क्या लिखी थी, नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, यही था। अच्छा, 2 बजे से क्लास होती है, ऐसा है क्या? कितना बज गया है? कितने लोगों की क्लास होती है 2 बजे से? फटाफट बताइए कितने लोगों की क्लास होती है। रोहित, मैं पीवाईक्यू हल करूंगा भाई, अभी से नहीं, मैं जब बताऊंगा तब पीवाईक्यू हल करेंगे। एसआईआर की क्लास है आदर्श जी की? नहीं, नो, मेरी नहीं होती। कितने लोगों की होती है वो बताओ। नो क्लास, नो क्लास। मेरी होती है 1 बजे से होती है तो कैसे पढ़ोगे भाई? एसआईआर वालों की है, ऑप्शनल वालों का है कुछ। कई बैच हैं क्या इसमें अलग अलग? कुछ लोग कह रहे हैं मेरी होती है, कुछ कह रहे हैं मेरी 1 बजे से होती है, कुछ 2 बजे से होती है। कई बैच मिल गए हैं क्या इसमें? हाँ, आदर्श जी की क्लास होगी पीएसआईआर की, मैं समझ गया।
4 बजे तो बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है 4 बजे। ठीक है, चलो, तो दिखा मुझे कि इसमें कुछ 10-20 लोगों की क्लास है। ऑप्शनल वाले लोग कह रहे हैं कि उनकी क्लास है। तो इसको ना, ये जो हम लोग समझने जा रहे हैं अप्रोच, इसको समझने में करीब 40 मिनट लगेगा। तो 40 मिनट वही है जो आज की क्लास में हमारा शुरुआत होने में 20 मिनट और बाद में फिर 10-12 मिनट बर्बाद हुआ। वो टाइम और बचा हुआ जो 10 मिनट है, ये मिला के 35-40 मिनट में ये हम पहला आइडिया सीख पाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय है तो मैं ये आइडिया पढ़ाऊंगा। अगर नहीं होगा तो हम किसी दिन की क्लास बढ़ाएंगे, टाइम उसका बढ़ाएंगे। दोनों में से क्या बात चाहते हो? आज क्लास तुम्हारी 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन वो OBS सॉफ्टवेयर पे चलती है क्लास, उसके ठीक से काम ना करने से कैमरा आ ही नहीं रहा था, फीड नहीं आ रहा था, उसे शुरू नहीं हो पाई। और जब फिर शुरू हुई तो बीच में एक बार बफरिंग हुई और फिर से कंप्यूटर शट डाउन हो गया। इन 2 वजहों से क्लास करीब आधे घंटे डिस्टर्ब हुई है। पढ़ा दें, ठीक है। तो चलो चलो फिर हम लोग पहले एक बार कम से कम इसको एक आइडिया सीख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है कम टाइम में बताने की कोशिश करूं। चलो देखो, हमको सीखना है कि नीति शास्त्र को मानकीय विज्ञान जब कहा जाता है तो क्या होता क्या है, किस बला का, किस चिड़िया का नाम है मानकीय विज्ञान, और मानकीय विज्ञान करता क्या है। हमारे सामने 2-3 सवाल है। एक, कितने सवालों को सीखना है जिसके बाद हम इसको समझ पाएंगे? हमको सीखना है कि विज्ञान क्या होता है, नंबर 2 बी, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, नंबर 3 सी, मानकीय विज्ञान क्या होता है, डी, नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान कैसे है। यह मानकीय विज्ञान के तौर पर क्या करता है। ठीक है, 4 सवालों का जवाब हमको जानना है। पहला, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, मानकीय विज्ञान क्या होता है, और नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान कैसे है, और मानकीय विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र क्या करता है। ये 4 बातें जब हम सीखेंगे तो हम इस वाली बात को, पहली परिभाषा को समझ जाएंगे। कोई नहीं, आदर्श मूलक लिख लेना, अगर मैं भूल गया आदर्श मूलक तो लिख लो उसको। आपके एक साथी ने कहा कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान, इसमें आदर्श मूलक लिखना आप भूल गए। हाँ, ये बात जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा इसको लिखना है, जो बात मैं बोर्ड पर लिखूंगा उसको तो लिखोगे। ये बात आपको आपके जो बैच कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो लिख कर भी देंगे, पीपीटी भी आपको मिलता है, लेकिन फिर भी आप अपना नोट्स बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? हमेशा जो मैं पढ़ाऊंगा उसको बाएं पेज पर लिखना अपनी कॉपी में, दाहिना पेज खाली छोड़ना। आगे मैं बताऊंगा उस दाहिने पेज का क्या करना होगा, अभी उस दाहिने पेज को खाली छोड़ते जाना, आगे मैं बताऊंगा उस दाहिने पेज का क्या करना होता है। तो बाएं पेज पर आप क्लास में जो बात मैं बोर्ड पर नोट करूं उसको नोट कीजिए, दाहिने पेज को खाली छोड़ते जाइएगा। अगली क्लासेस में चर्चा करूंगा उस दाहिने पेज का क्या करना है।
ठीक है। देखो बहुत सारे लोग कहने लगे कि क्लास रोक दीजिए। अब बात निकली है तो थोड़ा दूर तक तो ले चलने दो भाई, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। चलिए, पहला सवाल, ये विज्ञान क्या है? इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करें। व्हाट इज साइंस? इसका कार्य क्या है? व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ साइंस? अब इसको समझने के लिए मैं तुमको एक बैकग्राउंड बताता हूं। देखो, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। सब प्राणी है। जिज्ञासु प्राणी है, क्यूरियस बीइंग है। ह्यूमन बीइंग इज अ क्यूरियस बीइंग। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझना क्या बात है और कैसे हम आदर्श मूलक विज्ञान तक जाएंगे। ये जिज्ञासा है हमारी, जिज्ञासा किस बात को लेकर है? जिज्ञासा हमारी है तीन बातों को समझने की। कौन कौन सी बात? क्या, क्यों और कैसे। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, उसके कारण उसके दिमाग में सवाल बनते हैं। जिज्ञासा कहां ले जाती है? यह जिज्ञासा तीन प्रकार के प्रश्न बनाती है। तीन प्रकार के प्रश्न बनाती है। कौन कौन से प्रश्न? एक, जिनकी शुरुआत क्या से होती है, एक जिनकी शुरुआत क्यों से होती है, और एक जिनकी शुरुआत कैसे से होती है। इसका हम जानना चाहते हैं कि चीज कैसे हुई, ये चीज क्यों हुई। और ह्यूमन बीइंग के पास ये क्यूरियोसिटी शुरू से है। अगर ह्यूमन के पास यही क्यूरियोसिटी ना होती तो उसका कोई ज्ञान ना बनता। जब हम क्यूरियस हैं तो हम सवाल उठाते हैं, और जब हम सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब ढूंढते हैं। तो तीन प्रकार के जो प्रश्न मनुष्य के दिमाग में बने, इन तीन प्रश्नों का जो प्रारंभिक समाधान मानव ने ढूंढा, उसका स्रोत आस्थापरक कल्पना थी। मैंने लिखा है आस्थापरक कल्पना। क्या मतलब है इसका? समझा रहा हूं। अभी विज्ञान तक हम पहुंचे नहीं। क्यों हम समझना चाहते हैं विज्ञान को? क्योंकि इथिक्स भी एक विज्ञान है। लेकिन हम इथिक्स को एक विज्ञान के रूप में समझे, इससे पहले हमको समझना होगा कि विज्ञान आए कैसे, पहले कौन सा विज्ञान आया, फिर उससे कैसे हमारा काम नहीं चला, तो फिर हम मानकीय विज्ञान की तरफ गए, आदर्शमूलक विज्ञान की तरफ गए, जो बाद का विज्ञान है। तो हमारे दिमाग में जो सवाल आते थे जिज्ञासु होने के कारण, उस जिज्ञासु होने के कारण आए हुए सवालों का हम प्रारंभ में समाधान कैसे कर रहे थे? कल्पना से। जैसे मनुष्य जब नेचर के संपर्क में आया, उसके दिमाग में सवाल आया कि ऊपर ये बहुत बड़ा सा जो आग का गोला दिखाई देता है, जिसको हम सूरज कह रहे हैं, जो भाषा जिसने बनाई, अंग्रेजी में सन कह दिया, हिंदी में सूरज कह दिया, संस्कृत में कुछ और कह दिया, उस गोले को सूचित करने के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल किया हमने, उन्हें समझना चाहता था। क्या समझना चाहता था? इतनी दूर है हमसे, इसमें प्रकाश कैसे आता है? जून में, मई में अचानक गर्मी बढ़ जाती थी, समझना चाहता था कि ये इतना गर्मी कैसे बढ़ गई इसमें, जनवरी फरवरी में इसकी गर्मी कहां चली गई। क्या था उसके दिमाग में? सूर्य को लेकर सवाल था। उसके दिमाग में नदियों को लेकर सवाल था कि नदियां मई जून में कम पानी के साथ बहती हैं,
अचानक जुलाई में, अगस्त में पानी की मात्रा कैसे बढ़ जाती है? तो मनुष्य में पहली जिज्ञासा जो आई उसका स्रोत था प्रकृति, नेचर। जिस नेचर के साथ मानव रहता था उस नेचर को समझना चाहता था। उसके दिमाग में नेचर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल बने कि प्रकृति में ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। उसके दिमाग में भी सवाल बना कि सूर्य चंद्रमा सब बने कैसे, हमारी धरती कैसे बनी। लेकिन मनुष्य के पास इन सवालों के जवाब के लिए कोई विज्ञान नाम की चीज अभी नहीं है। तो क्या किया मनुष्य ने? इन सवालों का जवाब किससे ढूंढा? कल्पना से। कैसी कल्पना? आस्थापरक कल्पना, फेथ बेस्ड इमेजिनेशन। मनुष्य ने कल्पना की, उसके पास शुरुआत से कल्पना करने की क्षमता रही है। इमेजिनेशन किया। क्या इमेजिन किया? उसने इमेजिन किया कि लगता है ना सूरज भी हमारी तरह कोई मानव है और इसका भी मूड बनता है, मूड स्विंग्स होते हैं। जब इसका मूड अच्छा रहता है तो कम गर्मी होती है, जब ये नाराज हो जाता है तो इसकी नाराजगी के कारण इसकी गर्मी ये बढ़ा देता है, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब उसने गर्मी के महीनों में सूरज के ज्यादा गर्मी देने और सर्दी के महीनों में सूरज से कम गर्मी आने की व्याख्या सूरज को एक मनुष्य की तरह सत्ता मानकर उसके मूड स्विंग से कर दी। नदियों में बाढ़ आई, नदी के किनारे हम रहते थे क्योंकि पानी का स्रोत नदियां ही थी तब हमारे लिए, शहर इस तरह के थे नहीं। नदी में बाढ़ आई, आदमी का घर बह गया। अब बाढ़ कैसे आई? हो सकता है जिस जगह पर रह रहा हो वहां बारिश नहीं हुई हो, बारिश वहां से 500 किलोमीटर दूर हुई हो और नदियों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई। उसको तो दिखा नहीं है। उसको लगता था कि नदी में भी कोई देवी या देवता रहता है, कोई मनुष्य की तरह चीज है जो गुस्सा हो जाती है तो पानी की मात्रा बढ़ा देती है। क्या किया मनुष्य ने? अपने शुरुआती सवालों का जवाब, क्योंकि वो क्यूरियस है, जिज्ञासा उसके भीतर है, जिज्ञासा सवाल तो बन रहे हैं लेकिन सवाल का कोई हमारे पास वैज्ञानिक उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम कल्पना से जवाब गढ़ेंगे। और प्रारंभिक मानव ने क्या किया? चाहे वो ग्रीक मानव रहा हो, चाहे पर्शियन मानव रहा हो, चाहे भारतीय मानव रहा हो, चाहे इजिप्ट का मानव रहा हो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रकृति के तमाम पावर्स को, शक्तियों को देवी देवता में तब्दील कर दिया। जैसे आप ऋग्वेद में देखेंगे, उषा, पहुन, मित्र, वरुण, अग्नि, सब क्या है? इन सबको ऋग्वैदिक मानव देवता मानता था। उसको लगता था हमारी आपकी तरह है। क्या माना उसने? कि हमारी आपकी तरह है तो इनको भी गुस्सा आता है, ये भी खुश होते हैं। अगर ये गुस्से में आते हैं तो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, खुश होते हैं तो ये हमारा फायदा पहुंचाते हैं। फसल का एक देवता गढ़ लिया, पानी का देवता गढ़ लिया, आंधी का देवता गढ़ लिया, जंगल का देवता गढ़ लिया। सब चीजों में उन्होंने क्या किया? मानव की तरह एक पर्सनालिटी डाल दी और सबको देवता बना दिया। और उन्हीं देवताओं से हमने अपनी शुरुआती जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की। इसी से पैदा हुआ शुरुआती धर्म, रिलीजन। इसका मानव की शुरुआती जिज्ञासाओं को हल करने के लिए मनुष्य ने धर्म नाम की संस्था गढ़ी, ईश्वर की तरफ गया, देवताओं के पास गया और उस कल्पना से उसने अपने शुरुआती सवालों का हल ढूंढ लिया। यही नहीं, उसको लगा कि जैसे मनुष्य का मूड खराब हो जाए, आपका मूड खराब हो और आपको कोई मिठाई बहुत पसंद हो, दे दी जाए तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आपको मनाया जाए, आप नाराज हो जाते हैं तो क्या करे कोई? आपको बार बार मनाए, मनाने से आपका मूड ठीक हो जाता है। आपके ईगो की मसाज करे, आपका ईगो ज्यादा हो, ईगोइस्ट हो आप तो ईगो मसाज करे, कहे कि आप ही सबसे महान हैं, आप ही के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, आप ही अन्नदाता हैं, आपकी प्रार्थना करे तो आप खुश हो जाएंगे। शुरुआती मनुष्य ने भी अपने कल्पना से यही समझा। उसको लगा कि जो देवता हैं हमारी तरह इनको भी अच्छा खाना पसंद है, हमारी तरह इनको भी चापलूसी, स्तुतियां, प्रार्थना पसंद है, उससे इनका मूड अच्छा हो जाता है। तो क्या किया? इसी आइडिया से उसने कर्मकांड, यज्ञ, हवन, प्रार्थना, स्तुति, उपासना ये सब गढ़ना शुरू कर दिया। एक आग जलाई, उस आग में अनाज डालना शुरू किया, गुड़ डालना शुरू किया, दही डालना शुरू किया, दूध डालना शुरू किया कि सब ये देवताओं तक पहुंचेगा, इसका धुआं, खुशबू, तो देवता खुश हो जाएंगे कि अग्नि का नाम लेके देखो डाला ये।
मरुत का नाम लेके डाला, इंद्र का नाम लेके डाला, देवताओं को लगेगा कि मनुष्य हमको स्वादिष्ट भोजन खिला रहा है, देवता खुश हो जाएगा, और देवता खुश हो जाएगा तो जो तकलीफ हमारे जीवन में उसके मूड खराब होने से आ रही थी वो रुक जाएगी। क्या करेंगे? देवताओं के लिए स्तुतियां गढ़ेंगे। पूरा ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियां हैं, उसमें कविताएं हैं जो देवताओं को महान बता रही हैं, उनकी खूब चापलूसी कर रहे हैं। और इस तरीके से शुरुआती मानव ने अपनी कल्पना से दुनिया को समझने की कोशिश की और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इन जिज्ञासाओं का समाधान जो उसने किया, उसके पीछे कोई तर्क और बुद्धि नहीं है। मान लेता है कि दुनिया भगवान ने बनाई, क्योंकि सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा था। जिज्ञासा तो है दुनिया कैसे बनी, लेकिन जवाब उसके पास कोई साइंटिफिक नहीं है, इसलिए उसने मान लिया आस्था से कल्पना करके कि दुनिया भगवान ने बनाई। जैसे ईसाई कहते हैं कि ईसा से 4004 साल पहले अक्टूबर के महीने में 24 अक्टूबर को भगवान ने दुनिया बनाने की शुरुआत की। इसलिए ईसाई किसी वेद किसी सभ्यता का टाइम ईसा से 4000 साल से पहले नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी किताब में मानते हैं कि यहीं से तो दुनिया बननी शुरू हुई थी, उससे पहले कोई चीज कैसे हो सकती है। तो ये जो हमारी शुरुआती समझ थी, ये हमारी कल्पना मूलक समझ थी। लेकिन आगे चल के मनुष्य का एक दूसरा संकाय विकसित होना शुरू हुआ, जो हमारे अंदर मौजूद है। मनुष्य के अंदर कई संकाय, जैसे यूनिवर्सिटी में ना फैकल्टीज होती हैं, ये आर्ट्स फैकल्टी है, ये साइंस फैकल्टी है, ये लॉ फैकल्टी है। वैसे मनुष्य में बहुत सारे फैकल्टीज हैं, संकाय है। जैसे बौद्धिकता, जैसे संवेग भावना। तो मनुष्य का आगे चल के यही बौद्धिक संकाय विकसित होना शुरू। और जिन सवालों का मनुष्य पहले आस्था से और कल्पना से जवाब ढूंढ रहा था, उसी का जवाब उसने तर्क से ढूंढने की कोशिश की। और विकसित रूप से काम कब शुरू हुआ, सुव्यवस्थित रूप से काम कब शुरू हुआ, कि जिन सवालों को हम आस्था से ढूंढ रहे थे, जिसके आधार पर हमने धर्म गढ़ा, उन्हीं सवालों का जवाब हम तर्क से ढूंढेंगे। कहते हैं यह काम व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ यूरोप में रेनेसा के बाद। उसके पहले वैसे छिटपुट तरीके पर कुछ ग्रीक के राज्यों में, एथेंस में, कुछ और राज्यों में चल रहा था, कुछ पर्शियन लोगों ने भी किया था, कुछ अरब लोगों ने भी किया था। लेकिन सुव्यवस्थित रूप से रेनेसा, पुनर्जागरण, जब कहते हैं आदमी जगा, जगने का मतलब जगा हुआ आदमी तर्क करता है, सोया हुआ आदमी आस्था में रहता है। तो माना गया आस्था की नींद में आदमी सोया हुआ था, तो जब जगा, तर्क करना शुरू किया, तो 14वीं शताब्दी से मनुष्य ने उन सारे सवालों का जिनका जवाब वो पहले इंद्र, अग्नि, वरुण, भगवान, गॉड, बाइबल, कुरान से ढूंढ रहा था, उनका जवाब अब वो डार्विन, लाप्लास, न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस के थ्रू ढूंढने की कोशिश करेगी। पहली बार हमारी दुनिया में सुव्यवस्थित तरीके से हमारी पूरी प्रकृति को कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा। क्या करेंगे हम पूरी प्रकृति को कई हिस्सों में बांट देंगे। ये हमारा प्रकृति है, नेचर है। इसको कई हिस्सों में या प्रकृति कह लो या इसको दुनिया कह लो। इसके लिए शब्द है जगत भी, वर्ल्ड, कॉस्मोस। इसको कई हिस्सों में मानव ने बांट दिया। सवाल वही पुराने वाले हैं, दुनिया कैसे बनी, फला चीज कैसे हो रही है, जवाब नया ढूंढेगा। इस दुनिया को क्या किया, इस दुनिया को कई भाग में बांट दिया। जैसे एक दुनिया कर दी हमारी क्या, भौतिक जगत। एक दुनिया मान लो बना दी हमने जीव जगत। ये किसकी दुनिया है, ये दुनिया है भौतिक पिंडों की। एक दुनिया बना दी मान लो किसकी, वनस्पति की, वनस्पति जगत। एक दुनिया बना दी मान लो रासायनिक प्रक्रियाओं की। हम कह दे मान लो इसको थोड़ी देर के लिए रासायनिक जगत। हमने दुनिया को
रेनेसां के बाद, पुनर्जागरण के बाद कई हिस्सों में बांट दिया। और क्या माना कि हमारे जो शुरुआती जिज्ञासा वाले सवाल थे उसमें से भौतिक जगत की जिज्ञासाओं को हम एक जगह सॉल्व करेंगे, जीव जगत की जिज्ञासाओं को एक जगह सॉल्व करेंगे, रासायनिक प्रक्रियाओं संबंधित जो जिज्ञासा आएगी उसको एक जगह सॉल्व करेंगे, वनस्पतियों की जिज्ञासा को एक जगह सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने? अब हमने इन जगत जो अलग अलग हैं इनके क्या किया, इनसे जुड़ी जिज्ञासाओं का, इन जगतों से जुड़ी जिज्ञासाओं का तार्किक समाधान खोजना शुरू किया। पहले कैसा खोज रहे थे? पहले जो समाधान खोजा था वो कल्पना मूलक था। अब मनुष्य ने तार्किक समाधान खोजना शुरू किया। तो जब उसने भौतिक जगत का तार्किक समाधान खोजा, भौतिक जगत से जुड़ी जिज्ञासाओं का, तो क्या बना? इसी भौतिक जगत से जुड़ी जिज्ञासा के समाधान से क्या बना? इसके समाधान से बना कौन सा? भौतिक विज्ञान। जब उसने जीव जगत से संबंधित जिज्ञासा खोजी, उसका जवाब खोजा तर्क से। पहले कल्पना से खोज रहा था, कल्पना से खोजा था तो धर्म बना था। तर्क से खोजा तो जीव जगत के जितने सवाल और उनसे संबंधित जिज्ञासाओं को सॉल्व किया, उससे बना क्या? जीव विज्ञान। रासायनिक जगत से संबंधित प्रक्रियाओं को जब उसने खोजना शुरू किया तो इससे बना रसायन विज्ञान। इससे क्या बना? वनस्पति जगत से वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अभी साक्षी बहुत इसमें मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। अभी तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं कि वर्णनात्मक विज्ञान या विज्ञान कितने भाग में बटेगा। अभी मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ दो ही बात समझो कि सारा जो मनुष्य का ज्ञान है वो जिज्ञासा से आया है। अगर ह्यूमन जिज्ञासु न रहा होता, मानव जिज्ञासु प्राणी न रहा होता, तो हमारे पास कोई ज्ञान ना आता। जिज्ञासा ने क्या किया? सवाल बनाए, और उन्हीं सवालों का हम क्या ढूंढ रहे हैं? जवाब। पहले हमने उनका जवाब कैसे ढूंढा था? पहले हमने उनका जवाब ढूंढा था कल्पना से, और कल्पना से जवाब ढूंढा तो क्या बना था? धर्म। दूसरी बार मैंने कहा कि रेनेसां के बाद, पुनर्जागरण के बाद, इतिहास में पुनर्जागरण तुमने पढ़ा होगा, पुनर्जागरण के बाद मनुष्य ने जब अपने जिज्ञासाओं का समाधान खोजना शुरू किया तो कल्पना से नहीं, किससे? तर्क से खोजा। और तर्क से खोजा तो उसने क्या किया? हमारी जिज्ञासाओं को कई भागों में बांट दिया। भौतिक जगत से जुड़ी जिज्ञासाओं को अलग कर दिया, रासायनिक जगत से जुड़ी जिज्ञासा को अलग कर दिया, जीव जगत से जुड़ी जिज्ञासा को अलग कर दिया, वनस्पति जगत से जुड़ी जिज्ञासा को अलग कर दिया। और इन अलग अलग जिज्ञासाओं से उसके दिमाग में अलग अलग सवाल बने। जैसे भौतिक जगत से जुड़ी जिज्ञासा से क्या सवाल बना कि कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिरती है? वस्तु तो भौतिक पिंड है ना। उसके दिमाग में जिज्ञासा है, सवाल है कि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे क्यों गिरती है? अब इस सवाल का जवाब कैसे लेना है? कल्पना से नहीं, तर्क से। और हमने तर्क से इसका जवाब ढूंढा कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गिरती है। तो चूंकि यह जवाब किसका है? भौतिक पिंड से हमारी संबंधित जिज्ञासा का, इसलिए जब यह जवाब आया तो हमने क्या किया? इसको एक विज्ञान में रख दिया। किस विज्ञान में रखें? चूंकि जवाब भौतिक जगत से जुड़ा है इसलिए हमने इसको रख दिया भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो क्या बनना शुरू हुआ? भौतिक पिंडों के संदर्भ में, भौतिक दुनिया के संदर्भ में हम जितनी जिज्ञासाएं बनाते थे या रखते थे, उन सबका हम जवाब ढूंढने लगे। और जवाब ढूंढने लगे किसके थ्रू? बौद्धिक तार्किक प्रक्रियाओं के थ्रू। और जो जवाब हमको मिलता गया उससे क्या बनता गया? उससे बनता गया भौतिक विज्ञान। ठीक ऐसे हमारे दिमाग में जो जीव जगत से जुड़ी जिज्ञासाएं थी उनका तार्किक समाधान ढूंढते गए तो क्या बनता गया? जीव विज्ञान। वनस्पति जगत से जुड़ी जिज्ञासा ढूंढते गए तो क्या बनता गया?
वनस्पति विज्ञान। क्या हुआ इससे? इससे पहली बार दुनिया में सुव्यवस्थित विज्ञानों का जन्म हुआ, जो क्या कर रहे थे? अलग अलग क्यों, कैसे और क्या का उत्तर दे रहे थे। किसके द्वारा? कल्पना के द्वारा कि तर्क के द्वारा? तर्क के द्वारा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इस तरीके से, एक तरह के विज्ञान, कौन से विज्ञान हैं? विज्ञान वे विषय हैं जो तार्किक ऑब्लिक बौद्धिक आधार पर क्या करते हैं? मानवीय जिज्ञासा के प्रश्नों, कौन कौन से प्रश्न? पहले कह चुके हैं, क्या, क्यों और कैसे। कोई वस्तु ऊपर फेंके जाने पे क्यों गिरती है? कोई वस्तु पानी में कैसे तैरती है? जितने हमारे ऐसे जिज्ञासा वाले क्यों कैसे के सवाल थे, उन्हीं मानवीय जिज्ञासा के प्रश्नों का किस आधार पर? तार्किक बौद्धिक आधार पर क्या करना शुरू किया? जब हमने समाधान करना शुरू किया तो उनसे हमारे ये विषय उत्पन्न हुए। तो हम क्या कहेंगे? विज्ञान वे विषय हैं जो तार्किक बौद्धिक आधार पर मानवीय जिज्ञासा के प्रश्नों का समाधान करते हैं। ठीक है। अगर ये बात लग रहा है कि तुमको समझने में भी टाइम लग रहा है, या फिर कुछ मैंने पढ़ाया नहीं भाई खास, अभी सिर्फ यही बताया है कि विज्ञान क्या है, वहां तक तुमको पहुंचाया है। अभी आगे हम कहेंगे कि ये जो विज्ञान पहला वाला हम पढ़ रहे हैं, ये मानकीय विज्ञान नहीं, समझाऊंगा। अगर लग रहा है कि आज नहीं समझना चाहते हो तो मैं क्लास रोक देता हूं। ये जो बात है इसको इत्मीनान से सुनकर तब समझना। आधे लोग समझोगे, आधे नहीं समझोगे, तुम्हारी बात भी नहीं बनेगी। पहली क्लास में समझ में आधे लोगों को आना बंद हो जाए, ठीक नहीं है। हाँ, बहुत दिमाग पे जोर मत डालो, इतना समझो कि हम लोग अभी पहले विज्ञान क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमको कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा एथिक्स में विज्ञान क्या है लिखो, लेकिन मानकीय विज्ञान जो एथिक्स है उस तक पहुंचाने के लिए पहले एक बैकग्राउंड बना रहा हूं, जिससे मानकीय विज्ञान तक तुम पहुंच सको और ये जान सको कि कैसे दो विज्ञान अलग अलग होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग चूंकि रोकना चाहते हैं क्लास, मैंने पहले ही कहा था 30-40 मिनट लग जाएगा पहली बात को समझने में, तो क्लास ठीक है रोक लेते हैं और कल इससे आगे बातचीत बढ़ाएंगे। फिर समय की समस्या का भी आपके समाधान करेंगे, देखेंगे कैसे समस्या सॉल्व होगी। तो लेकिन 2-4-10 मिनट लेट वेट होगा, इसकी तैयारी करके आइएगा आगे से। 10 मिनट क्लास ज़्यादा चल सकती है, 15 मिनट ज़्यादा चल सकती है, तैयारी करके आइएगा। एक बात खत्म हो जाएगी तभी क्लास रोकेंगे। नहीं देख पाएंगे तो आगे वीडियो से देख लीजिएगा, क्योंकि पहला दिन है, 1-2 दिन आपको शुरुआत में मैं छूट दे रहा हूं। तो आज मैं क्लास रोक रहा हूं। आज हमने अभी इतनी बात सीखी है कि दुनिया में विज्ञान नाम की चीज कैसे आई। बताया कि मनुष्य की जिज्ञासा से आई। इसी जिज्ञासा से कितनी चीजें आई? 2 चीजें आई। कौन कौन सी? एक धर्म और दूसरा विज्ञान। जब हमने मानव की जिज्ञासा का समाधान कल्पना से किया तो धर्म आया, और जब मानव की जिज्ञासा का समाधान किससे? तर्क और बुद्धि से किया तो विज्ञान आया। मनुष्य की जिज्ञासा से 2 संस्थाएं आईं, धर्म और विज्ञान। ठीक है। जिज्ञासा क्या करती? सवाल बनाती है। और धर्म क्या करता है? धर्म भी हमारे सवालों का जवाब देता है। धर्म बताता है, हमारे दिमाग में सवाल है कि दुनिया कैसे बनी, धर्म बताता है भगवान ने बनाई। यही सवाल विज्ञान भी बताएगा, लेकिन कहेगा विज्ञान बिग बैंग से बनी। तो दुनिया कैसे बनी, यही सवाल धर्म भी सुलझाता है, यही सवाल विज्ञान भी सुलझाता है। धर्म इस सवाल का समाधान करता है कल्पना से, विज्ञान इस सवाल का समाधान करता है तर्क और बुद्धि से।
तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होगा वैसे वैसे दुनिया को हम कल्पना से नहीं समझना चाहेंगे, हम दुनिया को बुद्धि से समझना चाहेंगे। और जैसे जैसे कल्पना कम होती जाएगी, बुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्यों, कैसे और क्या का जवाब जो हमको मिलेगा उसी जवाब को हम विज्ञान कहेंगे। जो जवाब भौतिक पिंडों के संदर्भ में मिलेगा उसको भौतिक विज्ञान कह देंगे, जो जवाब जीवों के संदर्भ में मिलेगा उसको जीव विज्ञान कह देंगे। इस तरीके से दुनिया में विज्ञानों की उत्पत्ति आगे कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। आप सबका शुक्रिया आज की क्लास के लिए। कल फिर से मिलते हैं। बाय। रब्बा खैर, शुभ दिन।